ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 नाभिक में ही। कल तक पढ़ लिए थे नाभिक का विघटन वगैरह, कैसे क्या होता है, अल्फा बीटा का गामा कण बाहर कैसे निकलते हैं। और आज पढ़ने वाले हैं कि नाभिक का विघटन होता है और नियम क्या होता है। उससे पहले लिख लेते हैं अर्ध आयु काल। क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है कि कोई भी समय, क्या चीज, कोई भी समय जितने समय में अपनी प्रारंभिक अवस्था का द्रव्यमान का आधा रह जाए वो कहलाता है उसका अर्ध आयु काल। तो लिखिए परिभाषा अर्ध आयु काल की। अर्ध आयु काल अर्ध आयु काल। तो इसकी परिभाषा लिखिए, वह समय जिसमें कोई पदार्थ, क्या जी, कोई भी ना, कोई भी पदार्थ, जैसे चट्टान होती है ना, चट्टान हो गई, कहते हैं ना कि हमारी पृथ्वी लगभग हजारों साल पहले बनी है। तो ये एज कैलकुलेशन इसी तरह से होता है अर्ध आयु काल के माध्यम से। तो मतलब पहले कितना थी और अब कितना हो गई, तो ये इतना हो गया, तो ये इतना रहा हुआ तभी ना आज इतना हुआ है। तो इस तरह की तुलना होती है। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाता है, अवस्था का आधा हो जाता है। मतलब कोई भी चीज इतना शुरू में है उसका क्या हो जाए, आधा हो जाए, विघटित होकर टूट कर, तो वो समय क्या कहलाता है उसका अर्ध आयु काल। ठीक है, तो लिखो अर्ध आयु काल वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाए, अर्ध आयु काल कहलाता है, हो जाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल कहलाता है। कोई दिक्कत बन जाएगा। फिर इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के नियम। ठीक है, अगला भी डालिए रेडियो एक्टिव का नियम। रेडियो एक्टिव के विघटन के नियम, के विघटन मतलब टूटना का नियम। मतलब विघटन तो हुआ है, ठीक है, लेकिन कैसे होता है उसके बारे में हम नियम जानेंगे। तो इस तरह से नियम चलेगा, आगे देखते हैं। कल हम पढ़े थे ना, अल्फा बीटा गामा क्या करते हैं, टूट के बाहर निकलते हैं। तो जब अल्फा बीटा गामा कण बाहर निकलेंगे तो पदार्थ क्या धीरे धीरे कम होगा, घटेगा, उसी को बोलते क्या है, उसके कारण जो विघटन होता है उसी का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी परिभाषा, किसी भी क्षण, मतलब अच्छा, रेडियो एक्टिव के विघटन का नियम से क्या समझे। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उसमें से क्या निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा कण बाहर निकलते हैं। तो वो निकलेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, पहले ज़्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, घटेगा नहीं घटेगा। तो वही क्या कहलाता है रेडियो एक्टिव का विघटन। मतलब ये विघटित टूट कर खत्म हो जाता है, तो कम होता जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, विघटन। क्या कहलाता है, विघटन। ठीक है, तो लिखिए रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिव एक क्या है, अनियमित घटना है। किसी है अनियमित, एक नियमित घटना है। कैसी घटना है, अनियमित घटना है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ये रुकेगा कि चलेगा, ये हमेशा चलती ही रहती, कभी रुकती नहीं है। क्या करेगी, हमेशा चलता ही रहेगा, दूसरे वाला नहीं है। ठीक ठीक, तो आगे अब देखते हैं कि जैसे हमारा ये हो गया, घट रहा है, तो कोई भी घटेगा तो कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, घटेगा। तो
तो इसका एक नियम दिया है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। तो वो क्या होता है बोलो, कि लिखो किसी भी क्षण, कब, किसी भी क्षण किसका विघटन होता है, किस नाभिक का, किसी भी क्षण नाभिक, इसका नाभिक, नाभिक के विघटन, किसका विघटन, विघटन की दर, विघटन की दर जो होती है नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि जितना अधिक रहेंगे, जितना अधिक कण रहेंगे उतना ही अधिक क्या होगा, उसका क्षरण होगा, नाभिकों की संख्या जल्दी जल्दी घटेगी, कम होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, अब आगे देखेंगे नियम को कैसे सिद्ध करते हैं। तो नियम में क्या बताते हैं, नाभिक के जो कण है, क्या है, नाभिक के जो कण क्या करेंगे, टूटेंगे तो पदार्थ क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो माना, देखो माना, माना दूसरे के नीचे लिखना है, ठीक है। देखो माना t समय पर, किस समय पर, t समय पर नाभिक के संख्या कितना है, माना t समय पर नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या n मान लेते हैं, कितना है, n है, तथा t प्लस डेल टी, मतलब थोड़ा सा समय आगे हो जाए, क्या हो जाए, समय थोड़ा सा आगे हो जाए, तो डेल टी समय पर नाभिकों की संख्या कितना हो जाएगी, नाभिकों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है, नाभिकों की संख्या घट रही है ना, नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले n थी, अब मान लो dn बन गया है बाहर, तो इतना हो जाएगी, हो जाएगी। सर वहाँ पे डी dt है ना, वहाँ पे डबल डी है, t भी डेट थी, मतलब पहले t था, अब थोड़ा समय और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे n था और उसमें dn थोड़ा सा घट गया। ठीक, जो विघटन की दर होगी तो क्या लिखेंगे आगे, तब विघटन की दर, कौन सी दर, विघटन की जो दर होगी वो क्या होती है, माइनस डी एन, क्या हो जाएगा, माइनस डी एन बट्टे डी टी, माइनस डी एन बट्टे डी टी। ये बताता है कि हमारा जो संख्या है क्या कर रहा है, समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये किसके बराबर अनुक्रमानुपाती होता है, न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। तो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, n, मतलब जितना अंदर थे उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद माइनस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया जाए तो माइनस डी एन बट्टे डी टी बराबर आ जाएगा लेमडा, क्या आ जाएगा, लेमडा एन, मतलब लेमडा एक दर नियतांक बताता है, क्या बताता है, दर नियतांक। केमिस्ट्री में भी पढ़े तो थे, वहाँ पे अभिक्रिया का दर स्थिरांक आ रहा था, वहाँ पे इसी तरह यहाँ पे ये दर नियतांक है अभिक्रिया के विघटन का। तो हमको निकालना है डी एन बट्टे डी टी, डी एन बट्टे डी टी मान कितना हो जाएगा, माइनस कितना चला जाएगा, माइनस लेमडा एन। और हाँ, ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि समय के सापेक्ष एन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, डी के सापेक्ष एन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा कौन बताता है, दर विघटन का दर स्थिरांक नियम या विघटन नियम भी इसी को कहते हैं। इसके हिसाब से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि लगातार नाभिकों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना, लेमडा क्या बोलते हैं, विघटन दर नियतांक या क्षयांक भी बोलते हैं। लेकिन इसे जहाँ लेमडा क्षयांक क्या है, क्षयांक है या विघटन दर नियतांक है, विघटन दर नियतांक, विघटन दर नियतांक है।
लेमडा का मान क्या होता है, फिक्स होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जितने पदार्थ होते हैं सभी पदार्थों का अलग अलग होता है। और इसका जो राशि होती है, मात्रक जो होता है वेक्टोरल होता है। क्या होता है, वेक्टोरल। इसका मात्रक लिख लो, इसका मात्रक वेक्टोरल होता है। क्या होता है, वेक्टोरल, ठीक है, इसका वेक्टोरल होता है, इसका मात्रक वेक्टोरल। ठीक, लगातार घटता ही जाता है। ठीक, जो ये हमारा dN/dt होता है, इसी क्या बोलते हैं, सक्रियता। क्या बोलते हैं, सक्रियता, विघटन की सक्रियता। जो ये हमारा dN/dt आता है, इसी क्या बोलते हैं, विघटन की सक्रियता भी कहते हैं। dN/dt क्या है, विघटन की सक्रियता, विघटन की सक्रियता है। क्या है, सक्रियता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी जो हमारा क्या आया था, दर नियम नियतांक विघटन की सक्रियता dN/dt क्या आया था, dN/dt बराबर माइनस में लैम्डा n आया था। जब इसका हम समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन, तो समाकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कभी भी अवकलन में नीचे t रहता है, लेकिन समाकलन करने समय कहाँ रहता है, बगल में रहता है। तो इसको नीचे ले आए तो इसका समाकलन नहीं हो सकता, समाकलन करने लायक पहले बनाना पड़ेगा। तो dN/dt क्या हो जाएगा, लैम्डा गलत देख रहे हैं, लैम्डा उधर तो n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n और माइनस लैम्डा और dt इधर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करें। क्या करेंगे, दोनों पक्षों, इसका दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए, दोनों पक्षों का समाकलन, समाकलन करने पर जैसे ही समाकलन करेंगे तो चिन्ह लगा दो, तुरंत क्या लग जाएगा, समाकलन का चिन्ह क्या हो जाएगा, dN/n, समाकलन दफा दो साफ से। ठीक, अब क्या जाएगा, माइनस लैम्डा/dt। कोई दिक्कत आया, आ गया ना। क्या किए, कुछ नहीं किए, जितना n था इसको तो साफ दसवा दिए, दसवाने के बाद समाकलन हो गया, शाम समाकलन हुआ। और समाकलन होने का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी राशियाँ जुड़ के क्या बनती है, बड़ी राशि। तो इसी तरह ये होंगे समाकलन। और जब समाकलन करेंगे तो सोचो क्या हो जाएगा, ये छोटा छोटा है, बड़ा हो जाएगा। एक फार्मूला याद होगा तुम लोगों को, 1/n/x लिख दो। 1/x dx का जब भी समाकलन होता है क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ से आएगा, हो जाएगा log e, ये जो नीचे रहता है वो आता है यहाँ पे n, ठीक है, माइनस लैम्डा डेल टी, जिसके सापेक्ष होता है वही बगल में चिपक जाता है, तो टी सापेक्ष हो रहा है तो टी हो जाएगा। ठीक, अब जब इसका ये भी समाकलन का चिन्ह लगेगा, जब इसका समाकलन होगा तो ये आ जाएगा और टी सापेक्ष टी आएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस 1। अब चलो देखो, जब इतना आ गया ये लिखो, यदि क्या था, यदि समय कितना लिखे, समय शून्य है, मतलब प्रारंभ, यदि प्रारंभ में टी कितना होगा, यदि प्रारंभ में टी कितना हो, 0 हो और नाभिक कितना हो जाएंगे, n0, नाभिक कितना हो जाएंगे, नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या जो है कितना हो जाएगी, n0। तब देखो टी की जगह 0 रख दो, जहाँ जहाँ जिस टी कहाँ है, यहाँ है, बस ये टी मतलब ये क्या जाएगा, log e n0 बराबर ये पूरा 0, ये हो जाएगा ए का मान कितना आया, नहीं आया, आया, ये आ गया। ठीक, हाँ इसको बस लिखे ही हो, इसके नीचे ये लिखो और आगे कि log e n0 का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। हो गया,
अब देखो जब ये आ गया, ए का मान यहाँ मिल गया और ये तो है ही अपने पास जो है। तो अब आगे चलो देखते हैं, जब ये आ गया तो इसको समीकरण, तो इसको कुछ मान लिया जाएगा समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण नाम दे दो 2। 2 से उठा के कहाँ रखेंगे मान 1 में, कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे मान उठा करके। तो जैसे ही मान रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये है ना आंसर यार, तो टी रखेंगे 0, ये हो जाएगा पूरा पद 0, ये ए चुपचाप यहाँ आ जाएगा। तो लिखो समीकरण 2 से समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ऐसे ही मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो मान मिलेगा कि लव लिखते हैं, लव मिलते हो। तो ऐसे मान रखेंगे यहाँ क्या मिलेगा, log e n बराबर माइनस में लैम्डा टी, और एक जगह क्या हो जाएगा प्लस log e n 0, कोई दिक्कत। अब ये इधर से इधर आएगा, ये मतलब प्लस में इधर आएगा तो घटेगा, log e n माइनस log e n 0 बराबर माइनस में लैम्डा टी, लैम्डा, ठीक, लैम्डा आ गया, लैम्डा को रहने दो। अब ये n माइनस, जब log में माइनस में होता है तो फार्मूला पड़े हो गए बटे हो जाता है, तो इतना बटे इतना हो जाएगा, तो इसको लिख लो log e n बटे n 0 बराबर माइनस लैम्डा टी, कोई दिक्कत। और log इधर से इधर जाएगा तो इसके मुड़े पे चढ़ जाएंगे, इसको लिख दो n बटे n 0 बराबर e के ऊपर ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी, इसको रिजेक्ट बॉक्स में कर दिया। अगर ये रूल होता है कि जैसे अगर log में रहेगा, log इधर या इधर जाता है तो जो भी क्वांटिटी यहाँ रहेगी वो e के ऊपर हो जाएगी, और बाकी जो चीज़ थी यहाँ पे तो बच जाएगी। ठीक है बेटा लोग, बात समझ आ रही है ना। और हाँ, रोज कहने की क्यों इंतजार करते हो, घंटा बजा दो यार, क्या जाता है। आगे चलो, बन जाएगा इतना ना, कोई दिक्कत है। इसको यहीं पे फुल स्टॉप दे दो, वाणी को विराम। यही बोलेगा कि विघटन दर नियम क्या है, कैसे होता है, यह सिद्ध कीजिए, तो बस इतना तक लिख के छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं, अर्धयुग काल में इसका कैसे इस्तेमाल होगा इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक ना। तो ये वाला नीचे वाला गाइड कर दिया जाए, क्योंकि हमारा आंसर तो बस यही तक है। ठीक है, ये डेरिवेशन सीधा हो गया ना, जब भी आएगा तो यहाँ तक कर लेना। ठीक, अब आगे चलो देखते हैं, हेडिंग डालो अर्धयुग काल, हेडिंग डालोगे अर्धयुग काल, तो लिखिए हेडिंग डालिए अर्धयुग काल क्या होता है, कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। अर्धयुग काल, अर्धयुग काल देखो कैसे क्या डिफाइन करता है। अभी बताए थे कि अर्धयुग काल क्या होता है, जब किसी भी समय में, जितने समय में कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में जितना उसका द्रव्यमान था उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाए, तो क्या कहलाएगा अर्धयुग काल। मान लो कोई चीज़ शुरू में 10 किलो है, कितना किलो है 10 किलो, कुछ समय में ये 5 किलो बची, कितना बची 5 किलो। इसका मतलब समझ गए कि 10 किलो से 5 किलो होने में जो समय लगा, मतलब 10 का 5 किलो होने में जितना समय लगा, वो समय क्या कहलाता है, उसका अर्धयुग काल। अर्धयुग काल का उपयोग चट्टानों, पहाड़ों, पर्वतों, समुद्रों और कोई भी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु जितने कण हैं उनके उम्र ज्ञात करने में नहीं करते हैं कि ये जमीन में दबा हुआ है तो ये कितने समय दबा होगा, कितना समय पहले बना होगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई से कोई मोहनजोदड़ो को सामान मिलता है, तो उसका उम्र कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने साल पुराना है। किसी के कहीं जमीन में खुदा हुआ सोना मिल जाए, सिक्का मिल जाएगा तो यह सिक्का इतना पुराना होगा। तो ये कैसे, जो भूतात्विक ज्ञान वाले हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, जो भूलॉजी के, जियोलॉजी वाले होते हैं, भूगोल विज्ञान के, उन लोग ही, उनका यही काम है, वो उम्र चट्टानों के बारे में खोजते रहते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे अर्धयुग काल। ठीक है, लिखिए अर्धयुग काल की परिभाषा तो लिख लिए है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेना,
अर्ध आयु काल परिभाषा क्या लिख लेंगे, अर्ध आयु काल। ये हमारा हेडिंग हो गया। परिभाषा यहाँ पे लिख लीजिए, मैं लिखवाया हूँ शुरुआत में परिभाषा, ठीक है, बन जाएगी परिभाषा। अब आगे लिखते हैं कि कैसे हम डेरिवेशन किए। अभी लास्ट में कौन सा एक फॉर्मूला लाए थे ना, क्या लाए थे, n बराबर n जीरो, हाँ ये था n बटे n नॉट बराबर e की पावर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, n जीरो e की पावर माइनस में लेमडा टी हो जाएगा। ठीक है सतीश, जो हमारा ये पदार्थ है, जो पदार्थ है t बराबर 0 समय था, उससे कुछ न कुछ धीरे धीरे घटते 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 कुछ न कुछ घट गया। एक ऐसा समय आया जो ये सांद्रता है, ये जो बची हुई है प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाए, आधा हो जाए। क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो लिखो, माना टी समय पश्चात, माना टी समय पश्चात, टी समय पश्चात नाविकों की संख्या कह दो, नाविकों की संख्या जो है प्रारंभिक संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। माना टी समय पश्चात नाविकों की संख्या प्रारंभिक, कौन सा, प्रारंभिक संख्या मतलब n नॉट है ना, प्रारंभिक संख्या n नॉट की आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी मतलब आधा हो जाए, आधी हो जाती है, आधी हो जाए तो हमारा n का मान कितना होगा, 1/2 n 0 और नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि भाई हमारी संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। तो आधी होगी तो इसी तरह से जान जाएंगे कि जो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, आधी हो गई। तो जहाँ पे n क्या है, n है, वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 n, ठीक ना, ठीक है, ये बटे 2 है। जहाँ n है वहाँ पे ये रख देंगे 1/2 n 0 बराबर क्या हो जाएगा, n 0 और e की पावर माइनस लेमडा टी। n की जगह क्या लिख दिए, ये वाला क्या लिख दिए, इस n की जगह पर इसका लिख दिए और इस n की जगह पर ये सम डाल दिया। n 0 से n 0 कट जाएगा, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आ गया इतना समय, ठीक है। अब e की पावर माइनस लेमडा टी का मान इतना आ गया, ये मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो, ठीक ना, तो इसके नीचे लिखना, इसके नीचे क्या लिखोगे, ये वाला n = n 0 कितना हो जाएगा, 1/2, अब पावर कितना रहेगा तुम्हारा, t, क्या हो जाएगा, t 1 हो जाएगा। अगर इसी तरह से समय का दोगुना करेंगे तो ये मान बदलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछे क्या n का मान इतना होता है तो हाँ उसको सही समझ जाए कि इसका मान होता है, ठीक है, तो दिक्कत है। ठीक, अब अगला हेडिंग करते हैं, इसको निकाल लीजिए पूरा सब, इसको लिखिए, लोग लिख रहे होते हैं। वाले के लिए बताया था मैंने, मंडे से फिर कंप्लीट हो जाएगा। चलें आगे ना, आप देखते हैं हेडिंग डालिए, अर्ध आयु काल तथा छायांक में संबंध, अर्ध आयु काल और छायांक में संबंध शुरू करते हैं। अभी देखे थे अभी हम लोग क्या कि जो
हाँ भाई, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए परीक्षा में जो आने वाले हैं, चैनल पे बने रहो। क्यों बार बार कहीं ना कहीं इंतजार करते हो? दबा दो घंटे, घंटा बजा दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, उसको भी पहुँचाओ। ठीक, आगे क्या हेडिंग डाले? अर्ध आयु काल लिखो। अर्ध आयु काल कौन सा का? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल और छयान, देखो और छयान में संबंध, छयान में संबंध। अभी हम लोग क्या लिखे थे? e की पावर माइनस लेमडा टी बराबर कितना आया था? 1/2 आया था। आया नहीं आया बेटा? आया था ना 1/2। अब दोनों साइड क्या ले लिया जाए? लॉग। आयु का अगर संख्या में संबंध है, हाँ, ये बोलेगा कि रिलेशन बताइए तो बता देंगे, ठीक है। 2 नंबर में या पूछ लेगा 3 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जानते हैं कि पावर माइनस लेमडा टी का मान 1/2 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। कब ले लेंगे? दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। लेने पर लॉग लेने पर जैसे ही लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। माइनस लेमडा टी बराबर क्या हो जाएगा? लॉग 1/2। ठीक, पता है ना ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जब ये आधार होता है, हम बताए थे कि इधर वाला जब इधर आता है तो ये e के ऊपर चढ़ जाता है, बताए थे ना? हाँ, उस बार बताए थे। तो मान लो अगर ऐसा रहता है e और यहाँ पे कुछ भी रहेगा और इधर रहता है कुछ भी, मान लेते हैं y है, तो e की पावर क्या हो जाएगा? ये y और x के बराबर, मतलब लाभ जाता है तो e क्या करता है? इसको ऊपर उठा देता है। ये बना, उसी फार्मूले से ये बना है, इसे बनाए इसी फार्मूले से। कितना आ गया? ठीक है, जितना आ गया तो सोचना ये है कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? log 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? तो log 1/2 की वैल्यू देखना पड़ेगा कितना होती है। log इसे अभी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। 10, 30 नहीं 30 10 ऐसा नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा ना। e की पावर माइनस लेमडा टी है तो e की पावर जब पूरा ऊपर उठता है तो ये नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। e की पावर लेमडा टी और ठीक है, ठीक है। आगे देखो, ये आ गया। अब माइनस चिन्ह तकलीफ दे रहा है तो माइनस को क्या करोगे? उधर फेंकोगे, इधर फेंकोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम अभी बताए थे कि लेमडा टी log 10 2 हो जाएगा, जो नीचे लिखे थे अभी, वहाँ से यहाँ रख दिए। अब लेमडा टी नहीं तो log 2 का मान याद करना पड़ेगा, log 10 का मान ये याद करना पड़ेगा। ये दोनों का जब गुणा करेंगे तो 0.693 आएगा। ये लेमडा टी अगर टी हमारा अर्ध आयु काल के नाम से पुकारे, अर्ध आयु काल माने, टी को हम प्रकृति के रूप में लिख देंगे। केवल लिखने का रूप बदल रहा है, बाकी कुछ नहीं। क्या रूप बदल रहा है? लिखने का रूप। तो टी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी में लेमडा, और टी का मान क्या हो जाएगा? लेमडा नीचे और ये ऊपर। इस तरह से हमारा अर्ध आयु काल आता है किसी भी चीज का। अब अर्ध आयु काल किस पर निर्भर करता है? तरंग दर्द पर। किस पर? तरंग दर्द जो लेमडा होता है उस पर, मतलब आगे दूसरी चीजें पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालते हैं, ठीक है। आगे चले लिखते हैं हम लोग, द्रव्यमान की जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? आइंस्टीन समीकरण लिखे थे। कौन आए थे? आइंस्टीन समीकरण। उन्होंने ऊर्जा को ही परिभाषित किया था। किसको? ऊर्जा को। तो लिखो, एक एक नंबर लाएगा आप जो कि लाइन में लिखते चलते हैं। लिखो, द्रव्यमान की ऊर्जा, द्रव्यमान की ऊर्जा, द्रव्यमान की ऊर्जा। द्रव्यमान की ऊर्जा के बारे में कौन पता है? आइंस्टीन बताएं। कौन बताएं? आइंस्टीन बाबा आए थे और बता के चले गए हैं कि जो ऊर्जा होती है किसी पदार्थ की उसको दर्शाते हैं ई से। किससे? ई से। ई का जो मान होता है mc² होता है, मतलब m द्रव्यमान है उसका, इसी उसका वेग मतलब निर्वात या वात में जो चाल होता है उसके वर्ग के गुणनफल की उसकी ऊर्जा होती है। ठीक, इसी को बोलते हैं आइंस्टीन समीकरण। क्या है? यही आइंस्टीन समीकरण है। क्या है? आइंस्टीन समीकरण भी है। क्या है? आइंस्टीन समीकरण है।
ठीक ना। E बराबर हाँ, MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर। अगर कभी पूछेगा आइंस्टीन समीकरण क्या है तो E बराबर सीधे MC स्क्वायर। ये बोले कि ये क्या चीज दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, द्रव्यमान की ऊर्जा को बताता है कि इस प्रकार से ऊर्जा कितनी निहित होती है। एक इसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की बोल्टता। हो गया ना। अगला हेडिंग डालते हैं जो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की शक्ति, ये तो हो गया। नाभिकों की क्षति तो कल पढ़ लिए थे ना। जैसे अल्फा बीटा गामा जो कण जब बाहर निकलते हैं तो पराक्षय होता है, तो अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है, और एक बीटा निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। हाँ, नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन वहाँ बढ़ जाता है फिर ना, तो मतलब प्रोटॉन आ जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्रोटॉन अंदर आता है, तो प्रोटॉन एक बढ़ जाता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन बीटा के निकलने से परमाणु क्रमांक बढ़ता है, अल्फा के निकलने से 2 परमाणु क्रमांक घटता है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं बंधन ऊर्जा। लिखिए बंधन ऊर्जा, हेडिंग डालिए बंधन ऊर्जा। ये नीला वाला जल्दी मिट जाता है, वो लाल वाला कुछ समय लगता है। ठीक है, लिखिए बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या होती है हम इसके बारे में देखेंगे। हमको मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि देखो नाभिक होता है, क्या होता है नाभिक, तो सभी नाभिक के जितने भी कण होते हैं आपस में क्या करते हैं, बंधे रहते हैं। तुमको बंधे हुए में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। लिखिए किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो न्यूक्लियनों को नाभिक बनाने में मुक्त होती है। मान लीजिए क्या है, ये परमाणु है, बीच में नाभिक है, तो नाभिक में न्यूक्लियन है, कौन सा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। एक ऐसी ऊर्जा होती है जो इनको यहाँ बांध के रखती है। क्या करती है, बांध के रखती है ताकि उसको बाहर नहीं भागने देती, तो वो क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा। तो लिखिए इसकी परिभाषा, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में नाभिक के, इसके नाभिक के न्यूक्लियनों को न्यूक्लियनों को नाभिक में स्थिर रखने में, जो नाभिक को स्थिर रखने में जो ऊर्जा मुक्त होती है बंधन ऊर्जा कहलाती है। कौन सी, बंधन ऊर्जा कहलाती, बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, मतलब न्यूक्लियनों को बांध के यहाँ पे रखे हैं, तो बांध के रखने में कुछ ऊर्जा लगेगी, तो वही ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा। ठीक, अगला लिखते हैं नाभिकीय विखंडन। अगला क्या आएगा, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन मतलब है नाभिक को तोड़ना। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिक को तोड़ना। तो नाभिक इतना मजबूत प्रबल बंध से बंधा रहता है तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तोड़ने के लिए किसी एक बड़े पावरफुल कण का क्या करना पड़ेगा, टकराव, धक्का देना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, जिससे क्या उत्पन्न होगा, बंध टूटेगा। तो टकराने वाला तोड़ने के लिए क्या करना, किसी दूसरे भारी नाभिक क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे भारी नाभिक को क्या करना, टकराना, बमबारी करवाना पड़ता है नाभिक द्वारा। ठीक ना,
न्यूट्रॉन के द्वारा बमबारी करवाएंगे तो क्या होगा, उसके दो अलग अलग विभक्त होते हैं, मतलब नाभिकीय विखंडन। मान लो ये परमाणु है, क्या है, परमाणु है, इसका नाभिक है। तो नाभिक को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से न्यूट्रॉन आएगा, क्या आएगा, न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रॉन आके फटाफट 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 तोड़ेंगे, टकराएंगे। जब इस पर टकराएंगे सभी न्यूट्रॉन, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रॉन जब टकराएगा तो नाभिक टूट के दो भाग में बनेगा। कितने भाग टूटेगा, दो भाग में। तो लिखो इसकी परिभाषा कि जब किसी, इसे लिखे नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है, नहीं इसे लिखते हैं, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन विखंडन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है और नाभिक दो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और नाभिक दो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्या करता है, टूट जाता है, ठीक, क्या करता है, टूट जाता है। मतलब नाभिक है, नाभिक पर टकराएगा, टकराने के बाद क्या करेगा, वो टूट जाएगा, टूट कर दो छोटे छोटे भाग में बदल जाएगा। जो किनारे दिख नहीं रहा था उसको देख लो यहाँ से, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय रिएक्टर। क्या पढ़ेंगे, देखो नाभिकीय विखंडन समझ आ गया, ठीक। हम लोग देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर। क्या देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर बालक। तो नाभिकीय रिएक्टर में देखेंगे कि एक ऐसी युक्ति होती है, नाभिकीय रिएक्टर क्या होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। अभी देखे थे नाभिक का जुड़ा था, नाभिक को बांधने के लिए एक ऊर्जा लगी थी, वही ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, रिलीज होती है। जब नाभिक टूटता है तो वहाँ से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। तो वही ऊर्जा इंसान किस रूप में यूज करता है, उद्योगों में, कंपनियों में ईंधन के रूप में। किसके रूप में, ईंधन के रूप में, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर लिखिए, देखिए नाभिकीय रिएक्टर वह युक्ति होगी, लिखिए, शुरू कीजिए। नाभिकीय विखंडन पर आधारित, लिखिए, नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक ऐसी युक्ति जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक ऐसी युक्ति जो क्या करती है, नाभिकों को टूटने से क्या उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, युक्ति जिससे रचनात्मक, कैसे, रचनात्मक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब हम क्या करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब नाभिकीय टूटता है ना, बहुत अधिक मात्रा में, अभी चांद पर, चंद्रमा के ऊपर जो खोज हो रही है, क्यों सब बड़ा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ हीलियम है। क्या है, हीलियम है। और हीलियम का जब नाभिकीय संलयन और उसका विखंडन होता है ना, इतनी अपार मात्रा में ऊर्जा मिलती है ना कि हमारे देश की पूरी ऊर्जा संकट खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो हीलियम है, यूरेनियम भी है, हाँ, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उसी के चक्कर में है, जैसे हमारा जो सनलाइट है, सूर्य, तो सूर्य क्या करता है, लगातार अपने नाभिकीय संलयन विखंडन, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, तो उनका क्या होता है, टूटना और जुड़ना। तो उन्हीं के कारण देखो सूर्य कितना अधिक मात्रा में प्रकाश देता है, तो वो नाभिकीय संलयन और विखंडन के कारण ही उत्पन्न
होता है, ठीक है। तो प्राप्त ऊर्जा क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये किसके कारण, नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से की जाती है, ठीक है। अब इसमें चलो देखते हैं मंदक। नाभिकीय रिएक्टर में कुछ मंदक के रूप में क्या यूज होता है, पानी। क्या यूज होता है, पानी। तो थोड़ा थोड़ा सा लिखते चाहिए कि जल, भारी जल का क्या उपयोग होता है, मंदक के रूप में पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या यूज होता है, मंदक। किसके रूप में, मंदक के रूप में क्या होता है, भारी जल। कौन सा जल, भारी जल, लिख लो। भारी जल का उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग होता है। और इसी में ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड होता है। और तथा क्या, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट व बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड का भी उपयोग होता है, ठीक है ना, ऑक्साइड का। ये मंदक की ज़्यादा पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या उपयोग होता है। तो क्या बताओगे, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और ये बहुत गर्म भी होता है, क्या होता है, बहुत गर्म भी होता है। तो गर्माहट को कम करने के लिए ठंडक का उपयोग करना पड़ेगा। तो शीतलक के रूप में भी पूछता है। तो बताओगे शीतलक, शीतलक के रूप में सबसे ठंडी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग कर देते हैं, जल का भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहले के समय में देखे थे कि जो गाड़ियाँ चलती थी रेडिएटर उसको बोलते थे, लेकिन वो होता रिएक्टर होता था, ठीक है। लेकिन रेडिएटर बोलते थे तो क्या होता था, गाड़ी जल्दी जो हीट होता था उसको ठंडा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का तो मिलता नहीं था, तो पानी भरते थे। क्या भरते थे, पानी। लेकिन आजकल की जो गाड़ियाँ बनती हैं, इनके मोटरसाइकिल के इंजन में देखो इतना पतले पतले रॉड रहते हैं, फ्लेंज रहती है, बीच में कितना गैप रहता है। तो उसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना अधिक हवा घुसेगी अंदर, हवा घुसे क्या करेगी, उसको ठंडा करेगी। और इसी तरह 4 व्हीलर में भी इसी तरह के आ गए हैं। मतलब अब पानी से ठंडा करने की समस्या खत्म हो गई है, ठीक है। तो ठंडा करना भी जरूरी नहीं, तो क्या होगा, कल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, मशीन क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, जल जाते हैं, धुआं उड़ जाएगा, ठीक ना। इसीलिए ठंडा करना भी जरूरी है, ठीक है। इस तरह से आता है आगे नाभिकीय संलयन। क्या आता है, नाभिकीय संलयन। तो लिखिए हेडिंग, नाभिकीय संलयन क्या होता है, विखंडन का जस्ट उल्टा, क्या, विखंडन का जस्ट उल्टा। तो लिखिए नाभिकीय संलयन। जिस तरह से नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, टूटता था, उसी तरह से आप क्या होगा, नाभिकीय संलयन में जुड़ेगा, क्या करेगा, जुड़ेगा। तो लिखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, संलयन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि किस प्रकार से हम जोड़ते हैं या किस तरह के विखंडन में घटाते हैं। तो लिखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे नाभिक क्या करते हैं, आपस में जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो लिखिए नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो छोटे नाभिक, क्या, दो छोटे नाभिक, क्या होते हैं, नाभिक आपस में जुड़ते हैं, क्या करते हैं, आपस में जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, आपस में जुड़कर बड़े, कैसे, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, इसी प्रकार की, इस प्रकार से चैप्टर क्या होता है हम लोग का खत्म होता है। और वही सन बोला है, जो सूर्य होते हैं और तारों में होते हैं, ऊर्जा कहाँ से आती है,
तो उसमें ऊर्जा नाभिकीय संलयन और विखंडन से होती है। हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, वो वहाँ टूटती है, जुड़ती हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, इसलिए वहाँ से लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। ठीक है, तो एक ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन और विखंडन। अभी पूछे कि सूर्य से ऊर्जा लगातार क्यों मिलती है, तो वहाँ पे क्या हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन और विखंडन होता है, इसका पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ इसी तरह की आने वाले समय में महत्वपूर्ण वीडियो की एक सीरीज आने वाली है जो चल रही है और भी आएगी, और आपके घर बैठे आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन मतलब हल के साथ दूंगा, केवल क्वेश्चन ही नहीं, उसके समाधान के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए और कोशिश ये कीजिए कि इसको थोड़ा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, धन्यवाद।